Great. All right. So the chapter is called security valuation. ठीक है, the chapter is called security valuation. ठीक है, तो हम में से कई लोगों की ये पहली पहली क्लास है, कोई परेशानी नहीं है, सब आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ मत बैठिएगा कि यार ये तो मैंने नहीं कर रखा, या ये तो मैं बीच में ज्वाइन किया है, अरे मुझे तो समझ में नहीं आएगा। आप पहले से हार मान के बैठेंगे तो और कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो आराम आराम से समझ आएगा। बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने एंड से आपको जो जो भी कुछ और बातें हैं जो शायद अदरवाइज लोगों को आती हो, बट हम लोग आराम आराम से वो डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो आपको भी, मतलब आपको भी दिक्कत आए तो प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू आस्क मी, आई विल कम एंड एक्सप्लेन इट टू यू पर्सनली, और आई विल एक्सप्लेन इट फॉर एवरीवन। ओके, तो सिक्योरिटी वैल्यू, तो एएफएम के बारे में थोड़ा सा एक बहुत ही ब्रीफ सा बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस कर लें, देन वील कम बैक टू 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 द मेन चैप्टर। इन जनरल, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू एक काफी बेसिक फाउंडेशन है हमारे पूरे एएफएम का, है ना। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू उतना नहीं करते, कम ही चैप्टर्स में फ्यूचर वैल्यू वगैरह निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालना एक बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है हमारे पूरे एएफएम का। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं। सपोज आपको पोल्ट्री फार्म चलाना है, सपोज आपको पोल्ट्री फार्म चलाना है, एग्स बेचना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीट पोर्शन, एग्स बेचना है आपको। अब आप एक मुर्गी कितने की खरीदोगे, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि इससे मेरे को भाई कितने अंडे आएंगे, और उस अंडे को बेच के मैं कितने पैसे मेरे को मिलेंगे, वर्सेस इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। या चलो कॉस्ट है कुछ नहीं आएगी, सपोज बस आपने मुर्गी खरीद ली, अभी आपको बस जो भी जितने भी साल, आई डोंट नो 2-3 साल देते हैं, कितने टाइम आपको अंडे देंगे, और उतने टाइम की फिर आप, ओके, तो अब आप आज के दिन उस मुर्गी के कितने देने को तैयार हो गए, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ कितने मैं उससे कमाऊंगा, तो कितने वो मेरे को फ्यूचर में अंडे देगी, और टेक्निकली उनकी प्रेजेंट वैल्यू, राइट, उतने तक मैं देने को तैयार होऊंगा कि भाई जितने मेरे को फ्यूचर में मिलेंगे, मैं आज के दिन उतने तक देने को तैयार होऊंगा। आपके साथ में बोलूं तू मेरे को 1,000 रुपए दे, मैं तेरे को 900 दूंगा, नहीं भाई, क्यों, तू 1,000 दे मैं 1,100 दूंगा, तुम तो मान जाओगे बट मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे जेब में 1,000 आएंगे लेकिन 1,100 जाएंगे। तो बेसिकली सिंपल आइडिया इज इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, या इनफ्लो एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू द आउटफ्लो। दैट इज द बेसिक आइडिया कि इनफ्लो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द आउटफ्लो फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर एनीथिंग टू बी एक्सेप्टेबल। इस टाइप की चीज आपने इंटर लेवल पे एनपीवी, कैपिटल बजटिंग, इस टाइप की कुछ कुछ जगहों पर करी होंगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालना भी आपको काफ़ी हद तक आता होगा, बट हम एक बार जल्दी से कुछ पोर्शंस डिस्कस कर लेते हैं, अभी भी आपको काम आएगा। तो मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया हो, कैपिटल बजटिंग टाइप सिचुएशन, 10 लाख रुपए अभी लगाओ, पहले साल 3 लाख आएंगे, अगले साल 4 लाख आएंगे, अगले साल 5 लाख आएंगे, 6 लाख आएंगे, 7 लाख आएंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10% गिवन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, तो आप कैसे करेंगे, आप अपने आप को यहाँ खड़े हुआ विजुलाइज करेंगे, आप अपने आप को यहाँ पे खड़ा हुआ विजुलाइज करेंगे, 0 पॉइंट इन टाइम पे खड़ा हुआ विजुलाइज करेंगे, द डे यू आर टेकिंग दैट डिसीजन कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब आप इस दिन पे खड़े होके, आप, अब ये 10 लाख तो आज के डेट पे है, लेकिन ये जो पैसे हैं ये तो किसी और पॉइंट इन टाइम पे है, तो ये पॉइंट इन टाइम कंपेरेबल नहीं है। कोई भी 3+4+5+6+7 मत कर देना प्लीज, फाइनल में आ गए हम, ऐसे प्लस नहीं कर सकते। ओनली मनी और फिगर्स एट द सेम पॉइंट इन टाइम कैन बी कंपेयर्ड। ये टाइमलाइन बनाइए, टाइमलाइन समझ आ रही है सबको क्या है, ग्रेट। तो आपको इन सबको भी इस तरीके से दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, राइट। इनको सबको आप ऐड करेंगे, उसमें उसमें से फिर 10 लाख रुपए माइनस करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एडवाइजेबल है, अदरवाइज एडवाइजेबल नहीं है। समझ आया कुछ 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 कुछ। अब क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कैश फ्लोज अलग अलग हैं, आपको टेबल बना के करना पड़ेगा, राइट। इस टाइप का टेबल आप लोगों ने देखा होगा, ईयर 1 2 3 4 5, कैश फ्लो कितना है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख के मल्टीप्लाई करके एंड सो ऑन, ग्रेट, ऑल, ठीक है। यही कैश फ्लोज मान लीजिए कांस्टेंट होते हैं, यही कैश फ्लोज मान लीजिए कांस्टेंट होते हैं कि यहाँ पे 4 लाख पर ईयर आएंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 4 लाख पर ईयर आएंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो कैसे कैसे अप्रोच करते जेटली जी आप,
सिर्फ 5 ही साल है ना? सिर्फ 5 ही साल है। तो आप रादर दैन मेकिंग अ टेबल आप कैसे करेंगे मैम? वो पीवीएफ वाली चीज़ से, हाँ, एन्युटी फैक्टर से कर लेंगे, क्योंकि ये अलग-अलग नहीं है। वो गॉर्डन तो तब लगेगा ना जब इंडेफिनिट टाइम तक होता। 4 लाख आएँगे 5 साल तक। तो आप सीधा 4 लाख को पीवीएफ जो एन्युटी फैक्टर होता है 10% फॉर 5 इयर्स, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला फैक्टर सबको निकालना आता है? जैसे भी आप करते होंगे 1.1 डिवाइडेड बाय इक्वल टू एम प्लस, कुछ लोग जीटी से करते होंगे, या जैसे भी आपके कैलकुलेटर से आपकी दोस्ती होगी, कुछ में 2 बार डिवाइडेड बाय दबाना होता है। जैसे भी आता है सब लोगों को? नहीं आए, दिक्कत आए तो मेरे को बुला लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें काम में आएँगी। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई। ठीक है, तो ऑलराइट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। ये बेसिकली बस खुद से ही लिखे हुए नोट्स हैं, तो लैंग्वेज इज़ नॉट एट ऑल पॉलिश्ड, बट एटलीस्ट ऐसी लैंग्वेज है कि आपको चीज़ें समझ में आएँगी। अभी मेरे को थोड़ा-सा और इन पे और वर्क करना है, तो मैं आपको कल-परसों में इसके प्रिंट आउट देता हूँ। बट अभी के लिए एक बार स्क्रीन से मैनेज करते हुए एक बार देख लेते हैं। आइए क्या लिखा है मैंने, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, दिस चैप्टर एसेंशियली टॉक्स अबाउट फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली नाम ही है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, तो अलग अलग सिक्योरिटीज की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ द सिक्योरिटीज दैट वी विल बी डिस्कसिंग आर शेयर्स। आज हम बेसिकली शेयर्स के अराउंड डिस्कशन करेंगे कि शेयर्स की वैल्यू कैसे कैसे निकालनी है। बॉन्ड्स, एक काफी बड़ा पोर्शन आएगा बॉन्ड्स। बॉन्ड्स या डिबेंचर, दे आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, थोड़ा बहुत आपने सुना होगा। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर कन्वर्टिबल इनटू व्हाट? कन्वर्टिबल इनटू शेयर्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर पोटेंशियली कन्वर्टिबल इनटू शेयर्स, कि हाँ भाई एंड में रिडेम्पशन वैल्यू नहीं मिलेगी, रिडेम्पशन वैल्यू की जगह वो 5 शेयर्स में 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप का सेटअप रहता है बॉन्ड्स, ठीक है। दिस ओके। अब आइए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के बारे में बात करें, तो इसमें वही सब मैंने लिखा है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। क्या लिखा है? एसेंशियली दिस पोर्शन इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन सीए इंटर एंड इट एसेंशियली इन्वॉल्व्स अराउंड द गॉर्डन और द डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला। चलो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक अभी नोट से आपको दिखाऊंगा, बट अभी आइए मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो अब जैसे आप खाना खरीदते हैं टू ईट, आप कपड़े खरीदते हैं टू वेयर, बट आप शेयर्स किस लिए खरीदते हैं? पोटेंशियली सिर्फ जो भी उससे आपको पैसे मिलेंगे मिलेंगे उस लिए, उसके साथ और कोई मेजर एंगल तो अटैच्ड है नहीं। तो आप बेसिकली अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए शेयर्स खरीदते हो। तो आप किसी शेयर के कितने पैसे देने को तैयार हो गए जितने आपको फ्यूचर में उससे मिलेंगे? जैसे अभी मुर्गी वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि भाई मुर्गी के लिए कितने पैसे पैसे दोगे जितने तुम्हें फ्यूचर में उससे इनफ्लोज आएंगे। ऐसे तुम शेयर के लिए कितने पैसे दोगे जितने तुम्हें फ्यूचर में उससे इनफ्लोज आएंगे। शेयर से टिपिकली किस फॉर्म में इनफ्लोज आएंगे? डिविडेंड की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। एंड पोटेंशियली आप उसको बेच दोगे, पोटेंशियली जो भी 3 साल में 5 साल में 50 साल में वट, कुछ टाइम में आप उसको बेच देंगे। यही कुछ पोटेंशियल कैश फ्लोज पॉसिबल है। तो अब आज के दिन कोई मेरे को बोले, तुम लोग बोलो भैया ये शेयर हमसे खरीद लो, तो मैं ऐसा नहीं जो तुम प्राइस बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ। तुम बोलोगे 10 तो 10, तुम बोलोगे 500 तो 500, नहीं, मैं देखूंगा कि इससे मुझे मिलेगा क्या, इससे मेरे को फ्यूचर में मिलेगा क्या, और क्या मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उतने तक पैसे में कहीं ना कहीं शेयर की वैल्यू शेयर के लिए देने को तैयार। अब उसके अंदर जो आपके यहाँ पे अभी मेजॉरिटी क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां पे ये होने वाला है कि आपको डिविडेंड मिलने वाला है फॉर इनडेफिनेट टाइम, आपको डिविडेंड मिलने वाला है फॉर इनडेफिनेट टाइम विथ कांस्टेंट और नो ग्रोथ। अब मान लीजिए आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको फ्यूचर में इनडेफिनेट टाइम तक डिविडेंड मिलने वाला है, मतलब शेयर बेचने की कोई बात नहीं कर रहा, कुल मिला के ये गिवन है कि आपको फ्यूचर में इनडेफिनेट टाइम तक डिविडेंड मिलेगा। तो आपको इनडेफिनेट डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये थोड़ी बोला कि अगले 5 साल की ही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हमारी तो क्या बात हुई, जितने भी कैश फ्लोज हैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है।
अब सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इंडेफिनिट डिविडेंड एट, तो भैया इंडेफिनिट डिविडेंड की भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, मैथ्स में इस टाइप के फॉर्मूले वगैरह हैं। बचपन में हमने सीपीटी फाउंडेशन में मैथ्स में इनडेफिनिट जीपी का भी एक कंसेप्ट पढ़ा है, वही पार्टली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इट्स ओके। तो मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डिविडेंड पेड डिविडेंड पेड था ₹5, मतलब आपने पिछले साल 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, या जस्ट अभी अभी 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, बट दे दिया। ओके, सपोज गिवन है ग्रोथ इन डिविडेंड इज 5% परपेचुअली। मतलब इस शेयर का क्या प्लान है? 5 रुपए इसने डिविडेंड दिया था लास्ट ईयर, ये आगे जाके जिंदगी भर 5% की ग्रोथ से देती जाएगी तुम्हें, तुम्हारी आगे वाली पुश्तों को, उनकी आगे वाली पुश्तों को, एंड सो ऑन। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आपको ये भी होता है कि आपको कितना कमाना है। एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टाइप की चीज होती है, जैसे एनपीवी भी हम जिस परसेंटेज से निकालते हैं, वो अल्टीमेटली यही होता है कि आपको कितना परसेंट कमाना है। तो सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मान लीजिए 11%। तो ये सिचुएशन है, ये है सपोज आपके सामने क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे देखो, अगर आप टाइमलाइन बनाने पे जाते तो क्या होता, आप यहां खड़े हो, 5 रुपए का डिविडेंड जस्ट अभी अभी दिया है, गया। हम तो आगे की बनाते तो टेक्निकली 5 रुपए हमारी टाइमलाइन पे दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हम आज एंड आगे की बनाते हैं। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकेंड ईयर का डिविडेंड, थर्ड ईयर का डिविडेंड, ऐसे 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 आगे चलता जाएगा। कितना होगा फर्स्ट ईयर का? 5 इंटू 1.05, फिर 5 इंटू 1.05 का स्क्वायर, 5 इंटू 1.05 का क्यूब, एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे 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 चलता ही जाएगा। अब इनकी तो भैया इनफाइनाइट प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी हमें नहीं आती, तो इसके लिए गॉर्डन बाबा ने हमारी हेल्प करी। गॉर्डन एक फॉर्मूला देके गया, तो इसको बोला जाता है गॉर्डन या डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये कब अप्लाई होता है? जब फ्यूचर में इनडेफिनेट टाइम तक कांस्टेंट ग्रोथ के साथ डिविडेंड आए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्या फॉर्मूला है कि पी नॉट इज इक्वल टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। पी नॉट इज इक्वल टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। ये क्या है? देखिए, पी नॉट या P0 मतलब आज के दिन का शेयर प्राइस। तुम आज के दिन पे खड़े हो, तुम जहां खड़े होते हो दैट इज टिपिकली द 0 पॉइंट इन टाइम। तो आप अभी 0 पॉइंट इन टाइम पे खड़े हैं, हेंस P0। आगे जाके आज या कल हम लोग P2 P3 भी निकालेंगे, वील सी। यहाँ पे P0 है तो यहाँ पे D1 है। D1 मतलब अगले साल का डिविडेंड। एक चीज एकदम गांठ बांध के रखिएगा, यहाँ पे जितना भी लिखा होगा उससे 1 साल बाद यहाँ लिखा होगा। यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ 1 होगा। जिन लोगों ने बिजनेस वैल्यूएशन कर रखा है उनको ध्यान होगा, टर्मिनल वैल्यू वगैरह भी निकालते हैं, तो टर्मिनल वैल्यू 4, तो वहां पे CF5 करना होता है, वील सी। ठीक है, तो ये चीज अनंत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे मान लो तुमसे पूछ रहे भाई P2 का फॉर्मूला बता, ऐसे कोई फॉर्मूला तो क्या, बट जो भी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? D3 अपॉन के ई माइनस डी। चलो कोई बात नहीं, विल कम बैक टू दिस। ठीक है, तो P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी, वेयर व्हाट इज G? द कांस्टेंट ग्रोथ रेट। व्हाट इज D1? अगले साल का डिविडेंड। व्हाट इज D1? अगले साल का डिविडेंड। के ही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इस केस में वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिससे आपको डिस्काउंटिंग करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम आगे जाके कुछ क्वेश्चनों में देखेंगे के ही आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तो आप CAPM मॉडल से वो निकाल रहे होंगे, मैं भी वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये इतना है एक बारी को जितना आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो ये आप कुछ फॉर्म में नोट वगैरह कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो एक और चीज लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं, कॉल्ड CAPM मॉडल। CAPM मॉडल,
CAPM स्टैंड्स फॉर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बहुत ही कॉमन सी चीज है, आधे से ज्यादा चैप्टर में किसी ना किसी फॉर्म में ये इस्तेमाल होता है। कुल मिला के आइडिया ये है कि आप किसी सिक्योरिटी से या आप किसी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। जैसे आप ही हैं मैम, अब आप एफडी में पैसे डालेंगी तो आपकी ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी होगी लाइफ से कि हाँ भाई ठीक है, जो भी 5 6 7 जो भी परसेंट जो जो भी आएगा ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत दुखी हो जाओगे भाई कितना कम कम दिया है। यू वर प्रिपेयर्ड, आपने जानबूझ के कम रिस्क वाली जगह पे पैसे डाले। ऐसे आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो शायद आप वट 10 12% टाइप की उम्मीद रखेंगे, वहां पे अगर आपको 6 का 6.5 भी आएगा तब भी आप दुखी होंगी। ऐसे ही आप हाइपोथेटिकली स्पीकिंग क्रिप्टो करेंसी और ये सब भी बीच में बहुत फैट था, अब तो रुका हुआ है, उसमें आप डालेंगे वहां पे आपको 15% भी आएगा ना तब भी आप दुखी ही होंगी। यार क्या बकवास है, इससे तो मम्मी पापा ने तो म्यूचुअल फंड ही बोला हुआ था, कम से कम 11 12% तो आते हैं, मैं फालतू लड़ी इतना, क्या ही हो गया। तो आप जहां जितना रिस्क लेते हैं ना, आप एक हिसाब से उतना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। आप किसी चीज में, जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, फाइनल में आप लोग लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज कंपैरेटिवली स्टेबलर कंपनीज, मिड कैप जो थोड़ी बीच की, स्मॉल कैप जो और छोटी छोटी। अब अगर तुम ऐसे एडवाइजर से बात करो तो वो लोग थोड़े एल्डरली लोगों को लार्ज कैप स्टॉक सजेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आपकी सेविंग्स अच्छे से रहे, एक स्टेबल सा रिटर्न है। अगर थोड़े यंगर लोगों को वो एडवाइस करता है तो वो टिपिकली मिड मिड कैप स्टॉक्स एडवाइस करता है कि भाई तुम्हारी रेगुलर कमाई तो है ही, तो तुम्हें ऐसा कोई लिक्विडिटी की तो दिक्कत है नहीं कि ये पैसे डाल दिए तो अब अगले साल निकालने ही है। तुम लंबे टाइम 5 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो मिड कैप तुम्हें अच्छा रिटर्न देकर देकर जाएगा। सो बट फिर मिड कैप से तुम एक्सपेक्ट भी बेटर करते हो। अब तुम्हें सेम रिटर्न दे मिड कैप और लार्ज कैप या स्मॉल कैप तो यूल बी लाइक यार फिर तुम्हें लार्ज कैप में ही जाके एटलीस्ट मेंटल शांति शांति तो मेरे को रहती। तो उसी के अराउंड ये CAPM है। और एक और कंसेप्ट होता है RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड, बट ठीक है, ये फॉर्मूला तो खैर आपको पता होगा, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। आइए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको मैं थोड़ा 1 मिनट शिफ्ट कर देता हूँ इस साइड पे। तो जैसे ही बोल लो, मैं इसको RCAPM कहता हूँ कि CAPM के हिसाब से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो RCAPM इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो ये आप लॉजिकली, मतलब आइए थोड़ा सा लॉजिकली डिस्कस करते हैं। ओवरऑल हम पढ़ रहे हैं कि आप किसी सिक्योरिटी से कितना रिटर्न चाहोगे, तो आप रिस्क फ्री जितना तो चाहोगे ही, जितना मार्केट में FD में मिलता है उतना तो आप चाहोगे ही। ओके, व्हाट इज बीटा? तो बीटा तो लगभग हर चैप्टर में किसी ना किसी फॉर्म में आता है। इट इज बेसिकली सेंसिटिविटी या रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट, कि जिस भी सिक्योरिटी में आपने पैसे डाले हैं वो मार्केट के कंपैरिजन में कितना रिस्की है। मार्केट के कंपैरिजन में मतलब भैया जैसे सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स अभी तो खैर बहुत वॉर के चक्कर में कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कुछ 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 कुछ, बट कंपैरेटिवली एक वो रहता है। कुछ सिक्योरिटीज होती हैं तो जो कि ज्यादा अग्रेसिव होती हैं, तो अगर बढ़ रहा है मार्केट तो वो और ज्यादा बढ़ती हैं, गिर रहा है तो और ज्यादा गिरती हैं, कुछ कंपैरेटिवली कम हिलती हैं। तो ये चीज बताता है बीटा। बीटा क्या होता है? सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो मान लीजिए किसी सिक्योरिटी का बीटा 1.5 है, जो काफी ज्यादा है। तो मतलब इससे क्या होगा कि अगर मार्केट 10% बढ़ा तो ये सिक्योरिटी 10 × 1.5 15% बढ़ेगी। अगर मार्केट मान लीजिए 5% घटा तो ये सिक्योरिटी 5 × 1.5 7.5% घटेगी। ये होता है बेसिकली बीटा। बाकी इसके बारे में हम और बातें करेंगे। तो कुल मिला के देखो, समझाता हूँ अभी। व्हाट इज RM? रिटर्न ऑफ मार्केट। व्हाट इज RF? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो RM माइनस RF एक हिसाब से ये है कि मार्केट कितना एक्स्ट्रा कमा के देता है आपको। मान लीजिए अभी रिस्क फ्री रेट चल रहा है मान लीजिए 6%, और मार्केट इन जनरल कमा के दे रहा है 10%। मतलब किसी ने मार्केट जितना रिस्क लिया तो वो 10% कमाएगा। 10% की जगह बेटर है ये सोचना कि 4% फालतू कमाएगा, क्योंकि रिस्क फ्री तो सब अपना जन्म से अधिकार मान के चलते हैं। भाई 6% ही दिया तो तूने कुछ नहीं दिया, क्योंकि 6% तो मुझे कहीं पर भी मिल जाता।
तो ये जो ऊपर के जो 4% आपने कमाए, ये आपने मार्केट रिस्क लेके कमाए। अब अगर आप ऐसी सिक्योरिटी में डालते हो जिसका बीटा मान लो 1.5 है, मतलब आपने मार्केट से 1.5 रिस्क लिया, 1.5 टाइम्स रिस्क लिया, तो आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन भी आप 1.5 टाइम्स रखेंगे कि हाँ भाई मार्केट ने 4% फालतू कमा के दिया, लेकिन मैंने तो 1.5 रिस्क लिया है, तो 4 × 1.5 6% फालतू चाहूंगा मैं, तो 6 और 6 12% का रिटर्न चाहूंगा मैं। ये बना के देता है तुम्हें सीएपीएम मॉडल। समझा पाया मैं सीएपीएम का लॉजिक? बट ठीक है, तो काफी बारी आप इस तरीके से भी रिटर्न ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वगैरह वगैरह निकाल रहे होंगे। तो ये हमारी थोड़ी बहुत कुछ बातें हुई। आई थिंक वी कैन डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। आइए एक बार देखें जो मैंने लिखने का ट्राई किया है, इसको थोड़ा मेरे को पॉलिश करना है, कल ही कर रहा था मैं। क्या लिखा है? एसेंशियली दिस पोर्शन इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन सीए इंटर। मैं क्यों कह रहा हूँ सीए इंटर में आपने कर रखा है? सीए इंटर में आपने ऐसा फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा है, ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है याद? ये गॉर्डन ही है, ये गॉर्डन ही है, ये तो सबने पढ़ रखा है, ये गॉर्डन ही है। तुम लेके जाओ थोड़ा सा मैथ ठीक करो, तो के माइनस जी लेके जाओ इधर, और अब कर लो पी को यहाँ और के माइनस जी को यहाँ, तो आ गया ना पी इज इक्वल टू डी अपॉन के माइनस जी। तो ये वो सेम ही फॉर्मूले को ऐसे पढ़ा देते हैं इंटर में, वैसे पढ़ा देते हैं फाइनल में। ओके, essentially this portion is what we have already done in CA Inter, and it essentially revolves around the Gordon or the dividend growth formula, which we have already done earlier, but let us pick it up again. As you might have seen in many chapters in AFM like capital budgeting, etc., the essential idea is that inflows and outflows should be equal, or inflow should at least be equal to or greater than the initial outflow, जो मैं बता रहा था आपको starting में, like we do in the case of NPV, etc. Now, when we are doing valuation of shares, essentially most of the questions are of Gordon, and Gordon simply says one thing, that present value of a share is equal to present value of future cash inflows. ये तो AFM का ही basic है. As you know, this is the basic funda of AFM, where how much outflow you are ready to do is governed by how much inflow you will get. So when do you apply Gordon? हाँ, Gordon कब apply करना है? Randomly नहीं apply करना, दोनों condition satisfy होनी compulsory है। क्या क्या थी? Indefinite time, constant growth, indefinite time, constant growth. Gordon तभी अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब फ्यूचर में indefinite टाइम तक कांस्टेंट ग्रोथ हो। आगे सवाल आएंगे कि 3 साल तक ग्रोथ इतनी है, उसके बाद कांस्टेंट है, तो क्या तुम 0 पॉइंट टाइम पे खड़े होकर गॉर्डन अप्लाई कर सकते हो? द आंसर इज नो। ठीक है, बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। वन द, हाँ वही जो बातें मैंने बताई, क्या कि एक तो इनडेफिनिट टाइम चाहिए एंड दैट द ग्रोथ शुड बी कांस्टेंट। तो एक, अच्छा टाइम शुड बी इनफाइनाइट, ठीक है, हाँ तो टाइम शुड बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम तक देयर शुड बी कांस्टेंट ग्रोथ। ये दोनों चीजें जब आप सेटिस्फाई करेंगे तभी आप गॉर्डन अप्लाई कर पाएंगे। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये वो गॉर्डन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, की जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो D0 है या D1 है। About the dividend given, if it is dividend paid etc, then it is D0, but if it is planning to pay या contemplating to pay, then it is D1। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान से रखिएगा। फिर इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो KE है वो हम CAPM मॉडल से अप्लाई कर रहे होते हैं, जो थोड़े अजीब से तरीके से अप्लाई, मैं वॉइस टाइपिंग कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो ऑल्सो देर माइट बी टाइम्स व्हेन ग्रोथ इज नॉट गिवन। ओके, आइए जरा ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे फॉर्मूले में था ना, पी नॉट इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी, तो ये जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए रौनक, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने सपोज 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और बिजनेस स्टार्ट किया। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है मान लीजिए 15%, मतलब आपने 10 लाख रुपए लगाए तो उसमें 1.5 लाख रुपए आपने कमा लिए, ग्रेट। आपने कुछ भी डिविडेंड नहीं बांटा, कुछ भी डिविडेंड नहीं बांटा, यानी सारे पैसे रिटेन हो गए, 1.5 लाख के 1.5 लाख आपके रिटेन हो गए बिजनेस में। तो अगले साल की कैपिटल कितनी हो गई? 10 प्लस 1.5, साढ़े 11 लाख। अब 11.5 लाख पे पर 15% कमाओगे, तो आपकी अर्निंग भी इफेक्टिवली इंक्रीज हुई होगी 15% से, क्योंकि बेस 15% से इंक्रीज हो गया, तो अर्निंग भी आपकी 15% से इंक्रीज हुई होगी, ग्रेट। मान लीजिए आपने
कमाया और आपने सारे पैसे घर ले गए आप, या डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब कैपिटल कितनी, अब 10 लाख थी तो 10 ही लाख रहेगी, और उस पे 15% कमाते थे तो अभी भी 1.5 लाख कमाओगे, तो ग्रोथ कुछ भी नहीं नहीं हुई। बेसिकली जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो दो चीजों का फंक्शन है, एक कितना कमाया और बी कितना रिटेन किया। उसमें से कितना रिटेन किया, क्योंकि जो बांट दिया वो आपकी कैपिटल वगैरह का पार्ट नहीं बनता। तो बहुत ही कॉमनली लिखा हुआ होता है बुक्स में, 1 सेकेंड, कि आपका, एक मिनट सर, कि जो ग्रोथ रेट है दैट इज एक्चुअली रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू द रिटेंशन रेशियो। आप लोगों ने और बुक्स वगैरह से पढ़ा होगा तो आपको इस टाइप की चीज पड़ी हुई ध्यान होगी, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बातें हुई, बाकी इक्विटी में और भी बातें होंगी, वो 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई थिंक अब हम फाइनली थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ भी चलो ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं, फिर कंफ्यूजन आएगी। ऑनलाइन भी किसी को कुछ भी डाउट हो, प्लीज अपने आप को कभी भी अनम्यूट करें और मेरे से पूछ लें प्लीज, कुछ ना ठीक है, प्लीज पूछ लीजिएगा। ऑल राइट, आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। आराम से सवाल पढ़िए, इन जनरल आराम से सवाल पढ़िए, डेटा वगैरह आराम से नोट डाउन करिए, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। आराम से सवाल पढ़िए प्लीज, आराम से सवाल पढ़िए प्लीज। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन, आराम से डेटा समझना इंपॉर्टेंट है। ABC Limited has been maintaining a growth rate of 10% in dividends. The company has paid, तो ये 3 रुपए क्या है, D0 D1 क्या है, D0। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 12%, ये क्या है, आर एम, ये आर एम है, रिटर्न ऑफ द मार्केट, जो आपके CAPM फॉर फॉर्मूला में यूज में आएगा। एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एट 8%, ये आर एफ हो गया। बीटा ऑफ द शेयर इज 1.5, तो आई थिंक इन चीज़ों के थ्रू आप के ई निकाल लेंगे अपना, के ई। तो आइए ज़रा KER CAPM जो आपको के ई निकाल के देगा, वो हो जाएगा RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF कितना दिया हुआ है, 8%। 8% प्लस 1.5 इंटू 12% माइनस 8%, चार चार का डेटा 6, तो ये हो गया 14%। तो आपका के ई में जाएगा 14%, आपके के ई में जाएगा 14%। तो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी शेयर एज पर CAPM, ये हमने निकाल दिया 14%। एंड इक्विलिब्रियम प्राइस बाय डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला, तो हमारा फार्मूला में था P नॉट इज इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस जी। D1 अगर हमें निकालना है तो काफी बारी हम D नॉट इंटू 1 प्लस जी के थ्रू निकाल सकते हैं, है ना, अगले साल। ठीक है, तो आपका 3 रुपए था, तो 3 इंटू ग्रोथ कितना, 10%, सॉरी, तो ये आपका D1 हो गया, के ये आपने निकाल लिया 14%, और ग्रोथ इज अगेन 10%। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। समझ आया सबको? ऑल राइट, आई थिंक एकदम ही सेम क्वेश्चन है, करिए प्लीज, करिए प्लीज। मैं एक स्क्रीन, एक मिनट, यस। तो ठीक है, तो आप लोगों ने के ई निकाला होगा, के ई आपने निकाला होगा 10% प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, तो ये आ गया 16%, ये आ गया 16%। एंड हैज़ पेड है तो अगेन वो D0 है, तो P नॉट इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। इट इज़ ऑलवेज अ गुड हैबिट कि जो भी छोटा मोटा फॉर्मूला है आप लिखते चलें, आप हर बार लिखते चलें, तो आपको वो दिमाग में फिर ऑटोमेटिकली बैठता जाता है, फिर वो फार्मूला फार्मूला जैसा लगता नहीं है। ये तो नहीं लगता होगा, ये तो अब तक खून में उतरा हुआ होगा। तो 3 इंटू ग्रोथ कितनी है, 12%, तो ये हो गया D1, और के ई कितना है, 16% माइनस 12%। तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा, यहाँ से बड़ी आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर है सबको? आई होप लिख लिख कर रहे हैं सब लोग, कितना ही आपको सिंपल लगे
बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्रैक्टिस। आप खुद से तो उतना ज़्यादा पुश नहीं कर रहे होंगे। देखिए ये वाला करिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्लीज। ऑल राइट, तो क्या करा होगा आपने, कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 2 विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 7, द रिस्क फ्री रेट इज 9। ओके, तो आपने दो बार करा होगा बेसिकली, के ई आपने दो बार निकालनी है क्वेश्चन में, दो बार के ई निकालनी है। एक बार बीटा 1.5 लेके और एक बार 1.75 लेके। फिर जो 1.5 वाले से जो निकालेंगे वो पुराना पी नॉट आ जाएगा जो भी करंट है, एंड आफ्टर द डिसीजन में वो बाद वाला कर लेंगे, राइट। करा कुछ कुछ आप लोगों ने। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। Messrs X Limited has paid a dividend of rupees 2.5 per share on a face value of 10 in the financial year ending on 31st March 22. The details are as follows. All right. Current market price is 60. Growth rate of earning and dividend at 10%, beta 0.75, average market risk-free rate, calculate intrinsic value of the share. वही गॉर्डन लगाना है, बाकी ये पूछ सकता था। चलो एक बार निकालो, चलो गॉर्डन गॉर्डन लगाओ, निकालो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि और क्या मॉडिफिकेशन इस क्वेश्चन का पॉसिबल था। निकालिए प्लीज, गॉर्डन से निकालिए प्लीज शेयर का प्राइस। के ई कितना आया, 13%, या कुछ गलत किया मैंने? अच्छा 4.5 आएगा, सॉरी, ठीक है। 13.5%। फिर वही सेम चीज़ जो हम कर रहे हैं बहुत समय से, 2.5 इंटू 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाय 13.5% माइनस ग्रोथ रेट विच इज 10%। कितना निकला फिर पी नॉट? 78.57। ठीक है, निकाला सबने? निकाला, उत्कर्ष आपने कर रहा है मैच? ऑल राइट। तो अब ये भी पूछ सकता था कि बताओ फिर तुम अभी शेयर खरीदना चाहोगे या बेचना चाहोगे, मतलब विल यू लाइक टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर, विल यू लाइक टू डाइवेस्ट फ्रॉम दिस शेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या लगता है रौनक, इतना सवाल देख के आप ये शेयर खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदना करना चाहेंगे? खरीदना चाहेंगे, क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। एग्जैक्टली, आपने जो 78 वाली फिगर निकाली वो एक हिसाब से आपके ख्याल से इतना प्राइस तो भाई बनता है, जो सिंपली क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश, कैश इनफ्लोस। तो आपको दिख रहा है कि भाई इससे हाथ में 78 रुपीज आएंगे और अभी जा रहे हैं सिर्फ 60 रुपए, तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये शेयर अभी अंडर वैल्यूड है, हम इसको बाय या इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। समझ आया हमें? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसके कुछ पार्ट्स बड़े रैंडम रैंडम से हैं बट कोई नहीं, पढ़िए, चलिए पढ़िए पढ़िए, सवाल डिस्कस करता है। कह रहा है रिस्क फ्री रेट इज 9%, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 13%। ओके, तो वैसे ही बिल्कुल वही चीज़ करनी है जो हम कर रहे हैं, अदरवाइज आई थिंक 9% प्लस 1.2 इंटू 13 - 9%, 4%, तो ये आपको हो गया 13.8%। के ही 13.8% हो गया। एंड फिर हम शेयर का प्राइस निकाल सकते हैं, 2 रुपये इंटू 1+7% अपॉन 13.8% -7%। आई थिंक यहाँ से आपका शेयर का प्राइस निकल आएगा। आई थिंक कुछ इस तरीके से आपका शेयर का प्राइस निकल आएगा। कितना निकला शेयर का प्राइस? 31.47। 31.47। ऑल राइट, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में थोड़ा सा रैंडम है पर ठीक है। हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म्स व्हेन?
तो कैसे करेंगे देखिए, इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%, तो इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%, तो आपका केई जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विल इंक्रीज, तो आपका केई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इस पार्ट में बेसिकली 2 इंटू 1+7% अपॉन के ई, पहले 13.8 था, अब 2% से बढ़ के 15.8% -7%, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इंक्रीजेस बाय 3%, तो 7 की जगह वो हो जाएगी 10%, और ये तो वही रहेगा जो पहले था, 13.8% -10%, तो ये आपका ये हो गया। फिर सी में लिखा है बीटा राइजेस टू दिस, तो बीटा से आपका के ई नया निकल आएगा, के या 1.2 की जगह 1.3 कर देंगे, वहां से आपका नया के ई आ जाएगा और वहां के थ्रू आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? अभी जाके ये सारी प्रैक्टिस करनी है आपको, जाके प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी लगेगा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट अभी ठीक है, धीरे धीरे पेस बनेगी, बट आप लोगों को भी जाके इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। क्लास में करा हुए को प्लीज ज़्यादा करा हुआ ना माना करें। आप लिखने का काम कर रहे होते हैं, बट सोचने का काम हम शेयर्ड तरीके से कर रहे होते हैं। सॉल्यूशन भी होता है तो वो मेनली सोचने का काम कर रहा होता है, हम तो एक्चुअली लिखने का काम कर रहे होता है। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा है नहीं, एग्जाम में तो ना मैं होऊंगा ना सॉल्यूशन होऊंगा, सिर्फ आप होगे और एक क्वेश्चन होगा और ब्लैंक शीट होगी, है ना? तो हमें उस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इन जनरल आप नियम बनाएं कि सॉल्यूशन आपके सामने हो भी तो उसको स्ट्रिक्टली ढक के लिख के प्रैक्टिस करें, आलस ना करें। और जब भी इस तरीके से आलस आए, मन करे यार ऑडिट कर लेते हैं ना यार सॉल्यूशन को, तो याद रखना तुम्हें ही एग्जाम देना है, और एग्जाम का माहौल तुमने भी देखा हुआ है। जादू नहीं हो जाता एग्जाम में जाके कि अभी से हम कुछ नहीं करेंगे, अभी बट हमें आता सब है, हमें आता सब है, ऐसा अपने आप को समझाएंगे। थोड़े से हार्श शब्द हैं बट सच्चे हैं ये। एग्जाम में जादू नहीं हो जाएगा दोस्तों, है ना? तो हमें एग्जाम लाइक सिचुएशन शुरू से एम्यूलेट करते हुए चलनी है। डरना नहीं है, गलती होगी, गलती होने से क्या क्या डरना है? साइकिल चलाना सीखा था तब भी गिरते ही थे ना। अब वो उस डर से करेंगे ही नहीं तो फिर सीखेंगे ही नहीं। गलती होगी, गलती करने की कोई डांट नहीं है, लेकिन बिल्कुल ना लिखने की डांट है। तो गलती करेंगे, वहां से सीखेंगे और फिर आगे जाके और इम्प्रूव करेंगे, बट एग्जाम में जादू नहीं हो जाएगा, और एग्जाम में ब्लैंक शीट मिलती है, ये याद रखना, और तुम्हारा ही रिजल्ट आएगा। और अब हम फाइनल में, अब हम वो फाउंडेशन या स्कूल वाला टाइम नहीं है कि पेरेंट्स के साथ हम दुख शेयर कर लेंगे या वोटेवर, सब आप ही को ब्लेम करेंगे, भाई तेरी ही गलती है सारे के सारे, जो भी है, ठीक है। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन के अंदर भी कुछ है नहीं, आइए एक बार ऐसे ही ओरली ही डिस्कस कर लें। कंपनी हैज पेड dividend of rupees 2 per share last year. The growth of the dividend from the company is estimated to be 5%. Find out the present value of the share given the required rate of return is 15.5%. Also determine estimated value of share if growth rate rises to 8, falls to 3. तो सारा डेटा आपको बस मतलब एक बार ओरिजिनल डेटा से कर दोगे, है ना? मतलब कुछ है नहीं, देखो मैं कर देता हूँ जल्दी से। तो पहले वाले पार्ट के लिए 2 इंटू 1+5% अपॉन 15.5 -5%, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है ग्रोथ राइजेस टू 8%, तो 2 इंटू 1+8%, 15.5% -8% हो जाएगा। एंड ऐसे थर्ड पार्ट में आप उसको 3% लेके सॉल्व कर देंगे, तो कुछ है नहीं है सच क्वेश्चन। ये वाला करिए, चलिए ये वाला करिए, ये भी लाइट है वैसे तो, बट करिए ज़रा, ट्राई करिए क्वेश्चन को प्लीज़, थोड़ा सा समझिए, थोड़े से अलग लैंग्वेज, अलग एक्सपेक्टेशंस वटेवर है, कोई नहीं, करिए, ट्राई ट्राई करिए प्लीज़, गलती से नहीं डरना है हमें, इट इज़ ओके बट वी हैव टू ट्राई। आइए देखें क्या है क्वेश्चन। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ फैटलेस कंपनी। Presently, the rate of dividend being paid by the company is rupees 2 per share, and the share is being sold at rupees 25 per share in the market. However, several factors are likely to change during the course of the year as indicated below. तो आपका एग्जिस्टिंग में रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिस्क प्रीमियम किसको बोलते हैं? आर एम माइनस आर एफ को।
RM माइनस RF को मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। कुछ लोग शायद इसको RM से कंफ्यूज कर ले, नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रीमियम होता है वो RM माइनस RF डायरेक्टली गिवन होता है। बीटा वैल्यू जितना एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज इतना। तो ये एग्जिस्टिंग फिगर्स है और ये रिवाइज्ड फिगर्स गिवन है। तो कह रहा है इन व्यू ऑफ द अबव फैक्टर्स वेदर द इन्वेस्टर शुड बाय, होल्ड और सेल द शेयर्स। ओके, तो दोस्तों एग्जिस्टिंग से कितना प्राइस आया आपका? 13.63। क्या माना आपने डिविडेंड को? D0 या D1? तो D0 आपने माना, 13.63 आया इससे। ओके, और रिवाइज से निकाला किसी ने? 36.33। और प्रेजेंटली बिक रहा है 25 का। तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली आपके पास, इन तीन फिगर से आपको खेलना है। तो आप ये कह सकते हो कि वैसे तो देखो एग्जिस्टिंग का कोई काम ही नहीं है तो इसका और इसका काम, जो अभी चल रहा है उसका क्या है, हमें तो फ्यूचर देखना है। फ्यूचर में भाई तुम्हारे हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी बनती है, बिक रहा है इतने में, तो तुम्हें खरीद लेना चाहिए। बट और इलाबोरेट आंसर देना हो तो लिखकर आ सकते हो कि अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशंस द शेयर इज ओवर वैल्यूड। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए 13.63, लेकिन है मार्केट में 25, बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए अभी तो बेच दो। लेकिन क्योंकि रिवाइज कंडीशंस अच्छी हैं, तो रिवाइज कंडीशन के हिसाब से इतना हो जाएगा, तो इसीलिए आपको होल्ड करना चाहिए, होल्ड या बाय करना चाहिए, वट। समझ आया? ये भी आई थिंक एकदम सेम ही क्वेश्चन है, कर लो कर लो कर लो, कोई नहीं। तो क्या क्या बना, कितना कितना आया आपका? एग्जिस्टिंग प्राइस गिवन है आपको 40 रुपीज़, और करंट में कितना आया? अच्छा नहीं, कुछ अलग क्वेश्चन है क्या? नहीं। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 5,000 शेयर्स, करंट डिविडेंड इज ₹3। तो ये D0 है, हाँ जी, ठीक है। तो आपने, ठीक है, तो कितना कितना निकला करंट प्राइस, करंट ईयर वाले प्राइस से? 34.42। तो 34.42 आया, तो इसके हिसाब से तो हम बेच देते, बट अदरवाइज नेक्स्ट ईयर वाला लेके 31.10, तो हम बेच ही देंगे फिर। तो फिर हम दोनों केसेस में बेच ही देंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा ही प्राइस है। ऑल राइट, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड डिविडेंड पर शेयर। इसने अब आपको सीधा बता ही दिया कि D1 है, सीधा बता ही दिया कि ये D1 है। 4 और 4 रुपए, ग्रोथ रेट इतना इतना है, बीटा इतना इतना है, करंट मार्केट प्राइस इतना इतना है। ओके, अदर इन्फॉर्मेशन, रिस्क फ्री रेट ये है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ये है। कह रहा है कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, तो आपको गॉर्डन लगा के निकालना है। कह रहा है राइट द कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑन द बेस ऑफ प्राइस कैलकुलेटेड एंड करंट प्राइस। हाँ, तो वही चीज़ करनी है आपको, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है और उसको करंट प्राइस ऑफ 150 और 70 से कंपेयर करना है। करिए प्लीज, करिए, काफ़ी लाइट सा ही क्वेश्चन है, करिए प्लीज। ठीक है, कर लिया क्वेश्चन। कितना कितना आया एक्स का प्राइस? 121 पॉइंट आपका। हाँ जी, ये आपने D1 लिया या D0 लिया? इसमें ग्रोथ ऐड करी आपने? तो वो नहीं करनी थी ना मैम, D1 है। हाँ जी, तो 121.21, और इसका? ठीक है, तो आई थिंक पहले वाले को आपको सेल कर देना चाहिए, और सेकंड वाले को सेकंड वाले को आपको बाय कर कर लेना चाहिए। समझ आया लॉजिकली? बाय और सेल समझ आया? उत्कर्ष आपकी फिगर्स कर रही है मैच, दोनों के दोनों आ गई ना? ठीक है, और लॉजिक समझ आया कि क्यों बाय कर लेना चाहिए, क्यों सेल कर लेना चाहिए? ऑल राइट, इसको हम थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यस, तो अब हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। क्या आइडिया है? आइडिया कुछ ऐसी लाइंस पे है
कि आपका कुछ टाइम तक तो ग्रोथ कुछ है, उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आई थिंक मैंने इसमें एक सवाल बना रखा था। मान लीजिए ये सवाल है आपके सामने, क्या है कि D0 था 5 रुपए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% ग्रोथ रहेगी 2 साल तक और उसके बाद 7% रहेगी। 7% कितने टाइम? इनडेफिनेट टाइम। अगर ऐसे लगा 7% देयर आफ्टर, मतलब 7% फॉर इनडेफिनेट टाइम, और के ही है मान लीजिए 15%। अब आपको इस डेटा के बेसिस पे शेयर की वैल्यू निकालनी है। दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर लर्निंग। आइए जरा आराम आराम से समझते हैं। तो पहले ना टाइमलाइन बना लेते हैं। मैं टाइमलाइन बना के थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ, थोड़ा और विजुअलाइजेशन कर पाता हूँ। मैं खड़ा हूँ यहाँ, तो मुझे यहाँ के का शेयर प्राइस निकालना है। ओके, अब पहले साल कितना कैश फ्लो आएगा? 5 इंटू 1.1 आया समझ में सबको? 5 इंटू 1.1। इसके बाद कितना आएगा? 5 इंटू 1.1 का स्क्वायर। आ रहा है आनंद समझ में? अगले साल बताओ कितना आएगा? हाँ, 5 इंटू 1.1 का स्क्वायर जो, लेकिन अब कितने परसेंट की ग्रोथ होगी? 7% की। 7% की ग्रोथ होगी। ऐसे अगली बारी इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट डालना मत भूलिएगा, तभी आपको वो रहेगा याद कि हाँ भाई यहाँ पे गॉर्डन है, यहाँ पे गॉर्डन नहीं है, एक्सेट्रा। आया समझ में सबको ये टाइमलाइन? अब क्या यहाँ खड़े होके तुम गॉर्डन अप्लाई कर सकते हो? तो गॉर्डन अप्लाई करने की दो बेसिक कंडीशंस थी। क्या? इनडेफिनेट टाइम तक ग्रोथ हो, वो तो यहाँ पे है, लेकिन क्या हो? कांस्टेंट ग्रोथ हो, वो यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ पे नहीं है। तो क्या आप 0 पॉइंट टाइम पे खड़े होके गॉर्डन बाबा को याद कर सकते हैं? द आंसर इज नो। द सिंपल आंसर इज नो। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या थोड़ा आगे जाके कर सकते हैं? हाँ, अगर हम अपने आप को यहाँ शिफ्ट कर लें, यहाँ कहाँ? हाई ग्रोथ पीरियड के एंड पे। हाई ग्रोथ पीरियड के एंड में अगर हम अपने आप को हाई ग्रोथ पीरियड के एंड पे खड़ा कर दें, वहां से फ्यूचर देखिए। पास्ट देख के क्या ही होगा, फ्यूचर देखिए। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होके फ्यूचर देखेंगे, तो क्या यहाँ पे आपको गॉर्डन की कंडीशन सेटिस्फाई होती दिख रही है? द आंसर इज यस। आपको फ्यूचर में इंडेफिनिट टाइम तक कांस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। फ्यूचर में दिख रहा है इंडेफिनिट टाइम तक ग्रोथ है, डॉट 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 है, और कांस्टेंट ग्रोथ है 7% की। आया समझ में? पूछिए पूछिए आलिस, कुछ कंफ्यूजन? आपका कहीं और खड़े होने का मन है? 1 साल आगे, 1 साल पीछे? चलो, सेफ रहता है। जब खोने को तो कई जगहों पे खड़े होके क्वेश्चन सॉल्वेबल है, बट जैसे ICAI करता है, और आपके लिए भी इजियर विजुअलाइजेशन होगा, हाई ग्रोथ पीरियड के एंड में खड़े हो जाइएगा। हाई ग्रोथ पीरियड के एंड में खड़े हो जाइएगा। बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर भी हम सिमिलर चीज, टर्मिनल वैल्यू वगैरह करते होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ आया कुछ कुछ? तो हम यहाँ पे खड़े होके गॉर्डन लगाएंगे, तो यहाँ पे खड़े होके क्या निकलेगा दोस्तों? P2। सही टर्म्स लिखने बहुत जरूरी है। आप लिख दोगे P0, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं समझ तो गया, बहुत अच्छी बात है, समझ गया, बट जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना अच्छा है। P2 लिखा होगा तो तुम्हें याद रहेगा भाई इसको प्रेजेंट वैल्यू करना है। चलो उन सब चीजों पर वापस आएंगे। तो P2, हाँ P2 लिखा होगा तो तुम्हें फॉर्मूला भी सही याद होगा। P2 के बाद क्या लिखूं यहाँ पे? D3। अपनी आज ही बात हुई थी कि यहाँ पे P के नीचे जितना लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा लिख के चलना है। तो P2 इज इक्वल टू D3 अपॉन के माइनस जी। P2 इज इक्वल टू D3 अपॉन के माइनस जी। आ रहा है समझ में सबको? अब ये सारी फिगर्स आपके पास हैं, टाइमलाइन वगैरह भी बना रखी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए शुरू शुरू में ना अभी आपको स्पीड पे नहीं वर्क करना, अभी आपको डेप्थ और क्लैरिटी और एक्यूरेसी पे वर्क करना है। आपको लगेगा टाइमलाइन बना के भैया टाइम वेस्ट हो जाता है, वो अरे तुम्हें क्लैरिटी तो बढ़ती है। वरना कितने बच्चे, अरे भैया सॉरी, अच्छा ये ऐड करना था क्या? अरे मैं क्या बताऊं ऐड करना था क्या? अब D3
तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या D3 आएगा, तो इसलिए टाइमलाइन बना के थोड़ी क्लैरिटी रहती है, रफ में ही बना ले, बट ध्यान रखें। तो D3 में कितना लिखूं, इतना। केई मेरे एग्जाम्पल में 15% है और ग्रोथ मेरे एग्जाम्पल में 7% है। निकालिए, लिखकर एग्जाम्पल बनाइए प्लीज अच्छे से, ये टॉपिक की हेडिंग लिखिए, लिखकर अच्छे से एग्जाम्पल बनाइए, मैं भी कंप्लीट कराऊंगा, अभी तो सिर्फ P2 तक ही निकाला है। करिए अच्छे से प्लीज, करिए प्लीज। तो कितना निकला दोस्तों P2? कितना निकाला मैम P2? 80.92। ठीक है, हाँ। तो P2 आया 80.92। अब ये तो P2 है, और आपको अल्टीमेटली क्या चीज निकालनी है, P0। फंडा अपना वही है जो शुरू से चल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, जो भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है। अब अपने आप को वापस ले आओ इधर, अब अपने आप को उठा के वापस ले आओ इधर। अब तुम्हारा ये जो था D1, ये D1, ये तो अभी तक नहीं प्रेजेंट वैल्यू हुआ है, इसको कर लो। D2, D2 को भी प्रेजेंट वैल्यू करो। D3 को करना है क्या, D3 वगैरह सब P2 में छुपे हुए हैं, तो P2 को प्रेजेंट वैल्यू करो। D2 को करना मत भूलना, ये मत सोचना कि P2 कर लिया तो D2 हो गया, नहीं बेटा, P2 में तो D3 से काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, तो D2 तो प्रेजेंट वैल्यू करना है। ये चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, और आपका इफेक्टिवली सवाल समाप्त होता है कि आप गॉर्डन लगाएंगे हाई ग्रोथ के एंड में खड़े होके, वो आपने इस केस में P2 निकाले, P2 इक्वल टू D3 अपॉन K माइनस जी। फिर आप अपना D1, D2 और P2 को आराम से इज्जत से प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, एंड दैट विल बी योर P0। तो मैं अगर थोड़ा सा लिख दूं आपके लिए, तो इस एग्जाम्पल में P0 हो जाएगा D1 अपॉन 1 + KE, क्योंकि एक ही साल है, प्लस D2 अपॉन 1 + KE का स्क्वायर, प्लस P2 अपॉन 1 + KE का स्क्वायर। इस तरीके से आप इनको ऐड कर देंगे। समझ आया कुछ कुछ? करिए प्लीज, आलस मत करिए, अच्छे से एग्जाम्पल बना के करिए कि क्या चल रहा है। आप हाई ग्रोथ पीरियड के एंड में जाके खड़े हो गए, वहां से आपने फ्यूचर देखा, तो वहां पे आपको फ्यूचर में इंडेफिनिट टाइम तक कांस्टेंट ग्रोथ नजर आई, तो इसीलिए आपने डिसाइड किया कि हाँ भाई, कि हाँ मैं इन सब यहाँ पे गॉर्डन अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं P2 निकाल सकता हूँ, तो मैंने, बट ये P2 आया 80.92। ओके, अब हम वापस से यहाँ पर आगे, तो हमें देखने की कौन कौन से कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू करनी है, सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, इनकी सबकी P2 में छुपी हुई है, तो उसकी बस P2 की कर लो तो काफी है। इसके बाद आपको D1, D2 और P2 को मैनुअली प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। आया समझ में सबको? ऑल राइट, तो आई थिंक 70 पॉइंट समथिंग आंसर निकल रहा है। ये ये सवाल पढ़िए अच्छे से प्लीज, आराम आराम से करेंगे, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सवाल पढ़िए प्लीज, फिर हम डिस्कस करते हैं। पढ़िए फिर से। हाँ जी, तो क्या है क्वेश्चन, MNP लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4, तो ये आपका D0 है। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% फॉर द नेक्स्ट 2 years। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ओके। तो ₹4 भी दिया है, 20% से ग्रो होगा, तो 4 × 1.2 हो जाएगा, और 4 × 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में कितना, 10% देयर आफ्टर, तो 4 × 1.2 का स्क्वायर इंटू 1.1, जैसे 4 × 1.2 का स्क्वायर इंटू 1.1 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, राइट? ऐसी सी कोई सिचुएशन बन जाएगी। The required rate of return of equity investors is 15%, compute the current price। तो अगेन आपको ये देखना है कि अभी आप जहां पे खड़े हैं, फ्यूचर में इंडेफिनिट टाइम तक कांस्टेंट ग्रोथ का सीन नहीं है, तो आप कहां जाके खड़े हो जाएंगे, हाई ग्रोथ पीरियड के एंड में, हाई ग्रोथ पीरियड के एंड में जाके खड़े हो जाएंगे। तो आप अपने आप को यहाँ पर लेकर आ जाओ,
यहाँ पर आप खड़े होके अब आप अपना P2 निकाल सकते हो। P2 विच विल बी D3 अपॉन के माइनस जी, जो इस केस में आपको अपनी टाइमलाइन से दिख ही रहा होगा कि इतना आएगा। हो सकता है आप बिना टाइमलाइन बनाए करें तो आपको ये D3 वगैरह निकालने में कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन तो होगी, कंफ्यूजन तो होगी, गलत हो सही हो इज अ सेपरेट टॉपिक, बट कंफ्यूजन तो होगी, तो अभी कंफ्यूजन भी मत करो। द मोर यू प्रैक्टिस यू विल गेट फास्टर इन इट एंड लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। अभी आपको स्पीड पे नहीं फिगर आउट करना है। अभी आप लोग उतने घंटे पढ़ ही नहीं रहे हो जितने आपको डालने चाहिए, तो इसलिए स्पीड इज नॉट द इशू। इट इज नॉट लाइक मैं सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ूंगा तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, नहीं भाई, उसकी जगह तुम पढ़ो ना 8 घंटे 10 घंटे और उसमें अच्छे से करो, ठीक है। अपॉन के ई कितना है क्वेश्चन में, 15% माइनस फ्यूचर की ग्रोथ जो कि है 10%, तो ये आपका P2 निकल आएगा। ये आपका P2 निकल आएगा, कितना निकला P2? 136, 126.7 वट एवर, ठीक है चलो, ओके। फिर अगेन हमें तो P0 निकालना है, तो अब हम D1 D2 और P2 को प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे। आ रहा है समझ में सबको? करिए अच्छे से, प्लीज बताइए आंसर। तो कितना निकला निकला आंसर? 104 पॉइंट समथिंग। करा क्या सबने समझ समझ के? कुछ गलती वगैरह हुई है इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट हमें समझना है कि क्या अप्रोच है, और सिर्फ इसलिए मत करिए प्लीज कि हाँ भैया ने बोला ऐसे ऐसे करना है इसलिए हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब गॉर्डन तो जैसे लगता है वैसे ही लगता है, फिर उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह लॉजिकली होगी। ऐसे मत करो कि हाँ चलो ये कह रहे हैं कि D1 D2 और P2 की करनी होती है तो हम कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है भाई, P0 पर खड़े हो, फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू करनी है, P2 निकालने में D3 एंड बियॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू हो गई, तो P2 की कर ली, मतलब D3 D4 D5 D6 सबकी कर ली, बच गया तुम्हारे पास D1 और D2। तो D1 D2 और P2 की रेलेवेंट तरीके से निकालो, इसलिए मैं हमेशा D1 D2 P2 बोलते हुए चलता हूँ। जैसे कि D1 वाले को मैं 1 ही साल से प्रेजेंट वैल्यू करूँ, D2 वाले को मैं 2 ही साल से प्रेजेंट वैल्यू करूँ, कंफ्यूजन ना होए। आ रहा है समझ में सबको? तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आज के शुरू वाले क्वेश्चंस कंपैरेटिवली नॉर्मल थे, बट स्टिल अगर आपका शुरू शुरू का टाइम है तो आप उन पे भी अच्छे से वर्क करें। एंड बाकी आप लोग अच्छे से ये वाले जो 2 स्टेज वाले 1 या 2 क्वेश्चन जो भी हमने करे एग्जाम्पल, और ये वाला क्वेश्चन, ये वाली चीज़ें थोड़ी कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट थी। अभी धीरे धीरे थोड़ा हम पेस और पिक करेंगे, बट प्लीज़ अपने एंड से पढ़ाई अच्छे से करिए।